हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का ये जो एमसीक्यू सेट है ये स्पेशली माइनिंग मेट एंड माइनिंग फोरमैन के लिए ही बनाया गया है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपना फ्रेंड सर्कल में भी इस टाइप का वीडियो को, जो लोग माइनिंग मेट का एस्पिरेंट्स है और माइनिंग फोरमैन एग्ज़ाम का एस्पिरेंट्स है उनको भी शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहले पहुँचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो एमसीक्यू सेट फॉर माइनिंग मेट एंड फोरमैन एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a disinfectant used in many water treatment plants? ये जो एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट मैनी ऑफ द वाटर प्लांट्स में यूज होता है, यानी कि स्पेसिफिकली जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इन उसी प्लांट में इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। ऑप्शन क्या क्या है? पैरासिटिक एसिड, इथानॉल, क्लोरीन, फॉर्माल्डिहाइड। पैरासिटिक एसिड, इथानॉल, क्लोरीन, फॉर्माल्डिहाइड। दोनों दोस्तों, ये जो चारों ऑप्शन है, चारों एक एक डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब कि हम जो यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको प्यूरिटी के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, यानी कि जैसे हम पानी टंकी में डालते हैं तो पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो पानी प्योर हमको मिलता है। तो ये जो चारों ऑप्शन है, चारों एक एक डिसइंफेक्टेंट है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिकली जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ज़्यादातर यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो डिसइंफेक्टेंट है ये अलग अलग फॉर्म में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है। ठीक है, तो अब इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग अ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रिंसिपल इनटू ए पर्टिकुलर टास्क और ऑपरेशन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग अ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रिंसिपल्स इनटू ए पर्टिकुलर टास्क और ऑपरेशन। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क हो या ऑपरेशन के लिए इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान हम इंटीग्रेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो सेफ्टी हेल्थ प्रिंसिपल के हिसाब से ये काम को हम चुना है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जेएसए, जैसे यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, सेफ्टी पॉलिसी, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स जो देख रहे हैं वीडियो उनको लग रहा होगा कि ऑल ऑफ दीज होगा, ये वाला ऑप्शन को आप लोग चुन रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टास्क और ऑपरेशन के लिए, देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो हम बनाते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में सभी ऑपरेशन जितना भी हमारा मतलब एंटायर ऑपरेशन का सेफ्टी मैनेजमेंट होता है, उनका जीरा बोल रहा, उनका हीरा होता है। हीरा मतलब क्या है? हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो आप अगर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आपका माइंड में जो बना होगा उसमें देखिएगा जो गाइडलाइन है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का, सभी जितना भी ऑपरेशन आपका माइंड्स में हो रहा है सबका हीरा बना होगा। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट किया हो गया होगा। इसके बाद फिर प्रायोरिटी को डिसाइड किया हो गया, मतलब कौन सा लो लेवल में है, कौन सा मिडिल लेवल में है, कौन सा हाई लेवल रिस्क में है। ठीक है, और कौन सा ग्रीन लेवल में है। उसका 4 ठो कलर भी रहता है और अलग अलग कलर, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, इस टाइप का उसका कलर कोडिंग भी किया जाता है। इसके बाद जितना भी ऑपरेशन होगा सबका एसओपी भी उसमें रहता है कि पहले हीरा होता है, हीरा के बाद जितना भी रिस्क आइडेंटिफाई किया गया उस
रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मिटिगेशन प्लान बनाया जाता है, और उसी का आधार पर सभी ऑपरेशन का क्या बनाया जाता है, एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाता है। ठीक है, तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एक पर्टिकुलर टास्क या ऑपरेशन का सेफ्टी एंड हेल्थ प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एंटायर ऑपरेशन का होता है। उसी तरह सेफ्टी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि हम जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करेंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी काम करेंगे उसके पीछे हमारा पॉलिसी क्या होगा, हमारा थीम क्या होगा, किस चीज़ को माइंड में सेट करते हुए हम हमारा एक्टिविटीज को अंजाम देंगे, वो होता है सेफ्टी पॉलिसी। ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो जेएसए है, जेएसए यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये जो जेएसए है इसका फुल फॉर्म है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये हर ऑपरेशन, हर काम करने से पहले हमको जेएसए करना होता है, यानी कि जितने लोग उस काम में इन्वॉल्व होंगे उनको, उनका मतलब एक चेकलिस्ट टाइप का होता है, और उस चेकलिस्ट के हिसाब से हम जो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो एप्लीकेबल चीज़ें हैं वो अवेलेबल है कि नहीं, आदमी लोग जो काम करेंगे वो लोग ट्रेंड हैं कि नहीं, एंटायर जॉब का सेफ्टी एनालिसिस होता है। और ये हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग होता है, यानी कि मान लीजिए 6 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है माइंस के अंदर, 6 काम के लिए अलग अलग जेएसए बनेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक ऑपरेशन रिलेटेड चीज़ है। तो इसका सही आंसर इसीलिए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेएसए। जेएसए इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एक्सेप्टिंग सेफ्टी एंड हेल्थ प्रिंसिपल इनटू ए पार्टिकुलर टास्क और ऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म है जेएसए। जेएसए का फुल फॉर्म है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ आईएसओ इज, आईएसओ, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल सेफ्टी, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट, टू इंक्रीज सेफ्टी, टू रिड्यूस एक्सीडेंट, बोथ बी एंड सी। टू इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया उसका इंक्वायरी करना। ऑप्शन बी बोल रहा है टू इंक्रीज सेफ्टी, सेफ्टी का स्टैंडर्ड बढ़ाना कार्यस्थल में या माइंस में। टू रिड्यूस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को कम करने को प्रयास करना। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। सेफ्टी का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना माइंस में, कार्यस्थल में, और एक्सीडेंट को रिड्यूस करना। इंक्वायरी करने का काम आईएसओ का नहीं है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इंक्वायरी करने का काम आईएसओ का नहीं है, उसका काम है प्रिवेंटिव वाला चीज़ें। ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ाना और एक्सीडेंट को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। तो आईएसओ का जो मेन फंक्शन है बोथ बी एंड सी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why should miners undergo ergonomic training in mining? एर्गोनोमिक ट्रेनिंग क्यों जाते हैं माइनर्स, जो लोग खदान में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, उन लोगों को एर्गोनोमिक ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, यानी कि एर्गोनोमिक में क्या सिखाया जाता है। टू इम्प्रूव देयर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि उनका बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस इम्प्रूव कैसे करें उसके बारे में बताने के लिए। टू एनहांस देयर जॉब स्किल्स, उनका काम में स्किल एनहांसमेंट करने का ये प्रक्रिया है। ऑप्शन सी टू रिड्यूस मस्कुलोस्केलेटल स्केलेटल इंजुरीज, यानी कि मस्कुलोस्केलेटल इंजुरी का मतलब मसलोस्केलेटल, मसल जो होता है हमारा मांसपेशियां होता है ना, स्केलेटन पता है आपको, तो उसमें इंजुरी ना हो। टू इंक्रीज माइनिंग एफिशिएंसी, यानी कि माइनिंग में जो हम काम करते हैं हमारा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये तो चारों ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू रिड्यूस
मस्कुलोस्केलेटल इंजुरी, यानी कि देखिए जो एर्गोनॉमिक्स असेसमेंट हम करते हैं मशीनरी का, जो ऑपरेटर 8 घंटा गाड़ी में बैठ के चलाएगा, उसका अगर पोजीशन सही नहीं रहेगा तो क्या होगा। मान लीजिए जैसे हम लोग सीट में बैठते हैं, सीट अगर कंफर्टेबल नहीं होता है तो क्या होता है, हमारा बैक पेन निकलता है, हमारा जो स्केलेटन में दर्द आने लगता है, हमारा नेक इंजुरी होता है, यानी कि नेक के पास में दर्द होने लगता है। तो कंटिन्यूअसली 8 घंटा बैठेगा, ऐसे जितना साल वो नौकरी करेगा, 60 साल तक अगर उसका गलत पोजिशनिंग में वो बैठ के काम करेगा तो उसका मसल प्रॉब्लम निकलेगा, पेन वगैरह, बैक पेन, नेक पेन, थाई पेन, सब कुछ निकलेगा। तो वो मसल में कोई इंजुरी ना हो, उसको कंफर्टेबल महसूस हो काम करने के टाइम में, तो इसलिए एर्गोनॉमिक असेसमेंट करते हैं और एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं। कि अगर मान लीजिए ठीक है, वो तो गाड़ी चलाने वाला मैं बोल दिया, मान लीजिए कोई पत्थर उठा रहा है, कोई चीज़ उठा, लिफ्टिंग वाला काम में एंगेज्ड है, जैसे जो ब्लास्टिंग में जो लोग काम करते हैं, तो जो डेटोनेटर हो गया या कार्ट्रिज का पेटी वगैरह मैगजीन से निकाल के एक्सप्लोसिव भ्यान में रखते हैं, फिर एक्सप्लोसिव भ्यान से ब्लास्टिंग साइट पर उतारते हैं, तो उन लोगों का काम लिफ्टिंग वाला रहता है। लिफ्टिंग करते हैं, कोई चीज़ को उठाते हैं, सामान को, भारी वाला सामान को, तो उनका पोजिशनिंग कैसा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कुछ साल बाद, शुरुआत में पता नहीं चलेगा, कुछ साल बाद उनका बॉडी में प्रॉब्लम आने लगेगा, सब उनका बैक पेन, सियाटिका वगैरह होता है ना, साइटिका, साइटिका भी बोलते हैं, सियाटिका भी कोई कोई बोलते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब एक एक हमारा ये एर्गोनॉमिकल इशू है। तो इसी के लिए एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इन माइनिंग। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम माइनिंग में जो करते हैं उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। टू प्रिवेंट माइनर्स फ्रॉम फॉलिंग asleep ड्यूरिंग वर्क, टू प्रिवेंट माइनर्स फ्रॉम फॉलिंग इल, टू प्रिवेंट माइनर्स फ्रॉम फॉलिंग while वर्किंग एट हाइट, टू प्रिवेंट माइनर्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू वाटर बॉडीज। यानी कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि काम करने के टाइम में वर्क प्लेस में सो ना जाए, इसीलिए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम दिया जाता है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि बुखार ना हो, माइनर्स लोगों का बुखार ना हो, इसलिए फॉल प्रोटेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि जो लोग वर्किंग एट हाइट करते हैं, हाइट में जो लोग काम करते हैं, हाइट से गिर ना जाए, इसलिए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज होता है। या वाटर बॉडी में गिर ना जाए, मान लीजिए हमारा जो रिजर्वर वगैरह होता है, सम्प वगैरह हम बनाते हैं या पानी को अकुमुलेट करके रखते हैं, वहाँ पे कोई आदमी गिर ना जाए, इसीलिए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो बहुत ही ईजी है, टू प्रिवेंट माइनर्स फ्रॉम फॉलिंग वाइल वर्किंग एट हाइट। अगर हाइट में आदमी काम कर रहा है तो गिर ना जाए, तो फॉल प्रोटेक्शन जो सेफ्टी हार्नेस वगैरह रहता है, वो होता है हमारा फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, वो सब इसीलिए प्रोविजन है उसका। अच्छा, वर्किंग एट हाइट का मतलब क्या है, यानी कि कितना हाइट से काम करने से हम बोलेंगे कि हाँ कोई आदमी हाइट में काम कर रहा है। कितना हाइट, मान लीजिए हाइट तो हाइट होता है, तो कितना हाइट को हम मानेंगे कि इतना हाइट से अगर ऊपर, इससे ऊपर अगर काम कर रहा है कोई आदमी, तो हम उसको वर्किंग एट हाइट में काम कर रहा है करके मानेंगे। तो इसका सही आंसर है 1.8 मीटर। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, 1.8 मीटर। 1.8 मीटर से ऊपर अगर कोई आदमी किसी भी तरीके का काम कर रहा है तो उसको वर्किंग एट हाइट हम मानेंगे। ठीक है, 1.8 मीटर है उसका बेस, उससे ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हम वर्किंग एट हाइट बोल के उसको हम मानेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट माइनर फ्रॉम फॉलिंग while वर्किंग एट हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन माइनिंग ऑपरेशन। हम जो पीपीई पहनते हैं, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट,
जैसे हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, ग्लोव्स हो गया, नोज मास्क हो गया, ईयर प्लग हो गया, नी गार्ड हो गया, ये सब एक एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो इसका ये सब यूज करने का प्राइमरी पर्पज क्या है? ये सब पीपी यूज करने का प्राइमरी पर्पज क्या है? टू एनहांस माइनर्स अपीयरेंस, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल hazard एंड इंजुरी, टू रिड्यूस माइनिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, टू इम्प्रूव माइनर्स फिजिकल फिटनेस। तो प्राइमरी उद्देश्य क्या है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पीपी पहनने का? तो इसका सही आंसर तो बहुत ही ईजी है, आप जानते हैं, ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल hazard एंड इंजुरी। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो भी पोटेंशियल hazard होगा उससे बचने के लिए हम लोग पीपी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान इन माइनिंग ऑपरेशन? ईआरपी हम करते हैं ना, ईआरपी, ईआरपी यानी कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान। तो हम जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? To test miners' ability to respond to emergency, to create excitement and drama during drills, to provide guidelines for dealing with potential accident and emergencies, to reduce mining downtime। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, सब लोग जानते ही हैं इसको, कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान हम क्यों बनाते हैं, क्यों इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डीलिंग विथ पोटेंशियल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। यानी कि कार्यस्थल में अगर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब एक्सीडेंट हो जाएगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उस चीज़ को, मान लीजिए कहीं पे आग लग गया, तो हम हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा उस टाइम में, इस केस में कहाँ सब लोग कहाँ इकट्ठा होंगे? इमरजेंसी असेंबली पॉइंट बनाते हैं उसके लिए, कि कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो इमरजेंसी असेंबली पॉइंट में इकट्ठा हो जाना। क्यों इसलिए करते हैं इमरजेंसी असेंबली पॉइंट में, क्यों सब चले जाते हैं? ताकि मान लीजिए छोटा मोटा तो ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ा आग लग गया, ठीक है, तो माइंस में कितना आदमी प्रेजेंट थे, सब लोग है कि नहीं, रेस्क्यू सबका हुआ कि नहीं, कोई अंदर तो नहीं रह गया, कैसे पता चलेगा? सब लोग इकट्ठा होंगे तो हेड काउंट करके हम पता कर सकते हैं। तो इसीलिए मॉकड्रिल के टाइम में हेड काउंट करने का भी प्रोविजन है। तो जो ईआरपी है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान है, जैसे माइंस में क्या क्या इमरजेंसी हो सकता है वो तो माइंस टू माइंस वेरी करेगा। फिर भी जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, जैसे फायर फायर हो गया, तो आग कहीं पे लग जाए, इनंडेशन यानी कि पानी में डूब जाएगा, लैंड फ्लड जैसे हम लोग डंपिंग वगैरह करते हैं तो कभी डंप स्लाइड हो गया या बेंच स्लाइड हो गया, तो इस सब चीज़ एक एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो उस इमरजेंसी सिचुएशंस के दौरान हम जो माइनर्स लोग हैं, जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं कार्यस्थल में, उनका रेस्पॉन्स क्या होगा वो सब इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान में लिखा जाता है। तो ये गाइडलाइन है, अगर कोई पॉसिबल इमरजेंसी हो गया तो उस केस में कैसे हम रिएक्ट करेंगे और कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ hazard असेसमेंट इन माइनिंग? हम hazard असेसमेंट क्यों करते हैं? टू इंक्रीज माइनिंग प्रोडक्टिविटी, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स, टू प्रमोट टीम वर्क एमंग माइनर्स, टू डिटरमाइन माइनर्स जॉब रोल। ये भी बहुत ईजी है, हम लोग जो हीरा करते हैं, हीरा यानी कि hazard असेसमेंट एंड सॉरी hazard आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, हीरा। तो हीरा क्यों करते हैं? टू, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स। क्या पोटेंशियल रिस्क है एक हजार्ड से और उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, वो चीज़ को डिसाइड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम हजार्ड असेसमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What procedure should be followed before performing maintenance or repairs on equipment in mining?
माइनिंग में जो मेंटेनेंस रिपेयर काम होता है उस वो चीज़ करने से पहले हमको कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए गाइडलाइन में लिखा गया है। ऑप्शन क्या क्या है? इक्विपमेंट टेस्टिंग, लॉकआउट टैगआउट, रिप्लेसमेंट दो इक्विपमेंट, इग्नोरिंग इक्विपमेंट वार्निंग। ये तो भी बहुत इजी है कि हम लोग जो लोटोटो सिस्टम बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे लोटो लिखा गया है लेकिन लोटोटो भी होता है। लोटो से लोटोटो और सेफर है, चीज सेम है। लोटो यानी कि लॉकआउट टैग आउट, जो लॉक आउट टैग आउट, यहाँ से लोटो हो गया। इसके बाद और एक होता है ट्राई आउट, वहाँ से टीओ, लो टो टो, इसको लोटोटो भी बोलते हैं और लोटो भी बोलते हैं। लॉकआउट यानी कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो रहा है, तो जिस इक्विपमेंट में काम हो रहा है उस इक्विपमेंट को जो पावर सप्लाई गया है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, वो हो गया लॉकआउट। टैग आउट, सॉरी वो हो गया लॉकआउट नहीं, इसके लिए उसका प्रोसीजर अलग अलग है। जैसे हर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए अलग अलग कलर कोडिंग वाला लॉक रहता है। ग्रीन लॉक, येलो लॉक, लॉक रेड लॉक, और किस एचओडी के पास कौन सा लॉक रहेगा, जो सुपरवाइजर रहेगा, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर रहेगा उसके पास किस कलर का लॉक रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर के पास किस टाइप का लॉक रहेगा, और लॉक में वो आदमी का आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स रहेगा। ये सब प्रोसीजर लोटोटो में ऑलरेडी है। ठीक है, तो जो डिस्कनेक्ट जो करता है, डिस्कनेक्ट करने के बाद जैसे दोबारा कोई चालू ना कर दे, इसलिए वहाँ पे एक लॉक लगाना पड़ता है, वो हो गया लॉकआउट। टैग आउट यानी कि वहाँ पे टैगिंग करना पड़ता है कि ये जो काम यहाँ पे लोटोटो लिया गया है ये कब से कब तक के लिए चलेगा। ठीक है, तो इसी के बीच में कोई भी आदमी देखेगा टैग आउट वहाँ पे टैगिंग किया गया है, तो वो चालू ना ही चालू करेगा ना खोलने को कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कोई एक शटडाउन लिया है। एक शटडाउन प्रोसीजर का एक पार्ट है लोटोटो। ठीक है, और ये सब करने के बाद एक बार ट्राई आउट करते हैं। जैसे आप देखे होंगे घर में हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो घर में ताला लगाते हैं, ताला लगाने के बाद एक बार खींच लेते हैं कि नहीं, कहीं ताला को हम ठीक से लगाए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम लॉक कर दिए लेकिन वो जो लॉक में जो अंदर घुसता है वो घुसा नहीं है, ठीक है, फिर वो खोल जाता है। तो एक बार ट्राई करते हैं कि नहीं खींच के, तो वो होता है ट्राई आउट, कि एक बार चालू करके देखिए कहीं इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो नहीं है, हम तो बंद कर दिए हैं, ठीक है, कोई भी चीज छोटा सा फॉल्ट के वजह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी आ सकता है, तो ट्राई आउट भी करते हैं। इसको लोटोटो भी बोलते हैं, लोटो भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What type of communication system are essential in mining operation? माइनिंग में किस टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है? टेलीग्राम, टेलीफोन्स, टू वे रेडियोज एंड सिग्नल डिवाइस, स्मोक सिग्नल्स। तो इसका सही आंसर है कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट माइनिंग के लिए कौन सा? ऑप्शन सी, टू वे रेडियो एंड सिग्नलिंग डिवाइस। जैसे हम लोग टू वे रेडियो यूज करते हैं ना, जो ब्लास्टिंग वाले वायरलेस पकड़ के काम करते हैं कि ना, क्योंकि माइनिंग एरिया में कहीं पे नेटवर्क पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, बातचीत हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये पार्ट तो एक है। दूसरा पार्ट, अगर आप फ़ोन से भी बात करेंगे तो दो आदमी के बीच में ही बात हो सकता है, लेकिन जो हम वायरलेस से बात करते हैं उसमें क्या होता है कि सबका बात सब सुन सकते हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, टू वे रेडियो एंड सिग्नलिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए आज का वीडियो में। इसी टाइप का वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि फोरमैन या माइनिंग मेट एग्जाम के लिए है, सिर्फ उसी को ही आप देखिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो माइनिंग मेट या फोरमैन एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि खाली वही वीडियो देखिए, मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी जितना भी वीडियो, जैसे जियोलॉजी हो गया, जियोलॉजी से भी सवाल आता है माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट में, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को अगर आप स्टडी करके जाएंगे तो आपका आइडिया भी बढ़ेगा और उसी में से भी सवाल आएगा। अगर आप खाली स्पेसिफिकली नहीं
रेगुलेशन या रूल पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही कम क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि हमको सेफ्टी, ओवरऑल सेफ्टी भी पढ़ना है, जियोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ मैनेजमेंट जो पार्ट है वो फोरमैन एंड माइनिंग मेट में लेवल में नहीं है। बाकी मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी सब वीडियो भी आप जरूर देखिए और उससे जो भी सीखने को मिलता है उसको आप सीखिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।